गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे और इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये फर्स्ट पॉइंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर का ये टाइप है। वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर के टोटल कितने टाइप होते हैं ये जानना ज़रूरी है, और एक्चुअली एनसीईआरटी में जेनेटिक डिसऑर्डर के टाइप्स मेंशन भी है, तो इसको आपको समझना भी होगा, पढ़ना भी होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर के टोटल 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, और जो सेकंड टाइप है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक्चुअली हम सिंगल जीन या कुछ जीन्स से रिलेट करके डिस्कस करेंगे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम पूरा का पूरा क्रोमोसोम के डिसऑर्डर को चेक करेंगे। मतलब क्रोमोसोम के लेवल पे हम डिसऑर्डर मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमको जीन लेवल पे डिस्कस करना है। जीन सिंगल यूजुअली मिलेगा आपको, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मोर देन 1 जीन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बट ये आपको समझना है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं, और जीन जो है एक तरीके से क्रोमोसोम का एक कॉम्पोनेंट है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जब आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो 1 जीन यूजुअली होगा, और मोर देन 1 जीन वाले कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। वेयर एज इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें आपको पूरा इंटायर क्रोमोसोम कंसिडर करना है, उसके डिसऑर्डर को चेक करना है, और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जैसा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्लासिफिकेशन मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एग्जाम्पल्स का एक्चुअली में क्लासिफिकेशन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये आपको लर्न करना होगा कि कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस, सेकंड आपका क्या है हीमोफीलिया, देन थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया, फोर्थ फेनाइल कीटोनेरिया, सेकंड लास्ट जो है वो है थैलेसीमिया, एंड लास्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। दीज आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो है डोमिनेंट जीन से रिलेटेड हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं रेसेसिव जीन से रिलेटेड हैं, ठीक है। और एज वेल एज मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है और ऑटोसोम लिंक्ड भी हो सकता है। मतलब कि जो भी ये डिसऑर्डर आपके सामने एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, इनके जीन्स जो होंगे वो जीन्स जो है सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखें तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स। और ये जो भी सिंड्रोम्स हैं, ठीक है ना, ये एनियोपेलाइडी के टाइप हैं या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप बोलेंगे एनियोपेलाइडी के ये एग्जाम्पल्स है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनियोपेलाइडी, ठीक है ना। ये बेटर होगा बोलना। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक कोई जीन जो है या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और कभी कभी कुछ ऐसे भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे डिसऑर्डर में जहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का जो है डिफरेंस हो सकता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको डिस्कस करना है, और इसको मैं इंडिविजुअली एक सेपरेट हेडिंग बना के और डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो हेडिंग होगा आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है ना। जो हमारा हेडिंग है आपके सामने दिख रहा है मेंडेलियन डिसऑर्डर। यहाँ पे आज जो है हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट और भी हैं जो मैं इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा। आपके सामने यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, ठीक है। ये जो लाइन है एक्चुअली में ये केस स्टडी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी के अकॉर्डिंग दिया है, और केस स्टडी कौन सा है, हीमोफीलिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हीमोफीलिया जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना,
ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताया गया है कि हीमोफीलिया जो होता है, ठीक है, उसका जो जीन है वो किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, वो प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। इस सेक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया से रिलेटेड जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो जीन होगा वो होगा रेसेसिव। कैसा होगा? रेसेसिव होगा, ठीक है। और रेसेसिव एक्स लिंक्ड जो भी जीन है या उसका जो ट्रेट है या कैरेक्टर है, ठीक है, आपको पता है ट्रेट का जो मीनिंग है वो है कैरेक्टर। तो जो भी एक्स लिंक्ड जो भी आपका ये कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट जब होता है तो कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। यूजुअली यही होता है, कैरियर फीमेल कोई है, सपोज दैट कोई कैरियर हीमोफीलिया फीमेल है तो उसका कैरेक्टर जो है मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा यूजुअली, ठीक है। एक्सेप्शनली या रेयर केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि कैरियर फीमेल से डॉटर में या फीमेल प्रोजेनी में ट्रांसफर हो, ऐसा आपको रेयर मिलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये केस स्टडी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है मेंडेलियन डिसऑर्डर का वो एक्स लिंक्ड भी है, दैट मीन्स कि सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड भी है और ऑटोसोम क्रोमोसोम से भी रिलेटेड है वो, ठीक है, ऑटोसोम लिंक्ड भी आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम वन बाई वन हम हेडिंग पढ़ेंगे। किसका हेडिंग पढ़ेंगे हम? एग्जाम्पल्स के हेडिंग। जैसे फर्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, आपके सामने जो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है डिजीज मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ठीक है, वो उसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स है और वाई है, ये दो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम पे ही इसके जीन्स प्रेजेंट है और वो भी जो जीन है वो रेसेसिव है। कैसा है वो? रेसेसिव है, ठीक है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन सेल ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेंशन है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। तो रेसेसिव तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है, बट जो सेक्स लिंक्ड है इसमें से आपको ये सोचना होगा कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मेंशन है एक्स लिंक्ड, ठीक है ना, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम पे इसका रेसेसिव जीन प्रेजेंट होगा और इस जीन में जब डिफेक्ट होगा तो एक्चुअली क्या होगा कि हमको रेड और ग्रीन कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है। और आपको एक एप्लीकेशन का पॉइंट बता दूं कि हमारे आई में जो है कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास 11th में नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन के अंदर आपने आई टॉपिक पढ़ा होगा। तो आई को टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वहां पे कॉन सेल और रॉड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं। कॉन सेल जो होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कलर विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो कॉन सेल रेड और ग्रीन को डिस्क्रिमिनेट करता है उसी में क्या होता है, एक्चुअली में डिफेक्ट आ जाता है। और ये डिफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इस कॉन सेल्स के जो जीन्स होते हैं, ठीक है ना, जो जीन्स होते हैं वो जीन्स जो हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और वो जीन एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड जो पॉइंट है वो है ये है कि दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिफेक्ट जो आया है वो क्यों आया है? क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, ठीक है ना। जो आपका एक्स क्रोमोसोम है इस पे जो जीन प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, उसमें एक्चुअली क्या हो गया? उसमें म्यूटेशन हो गया है। और म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है? ये डिफेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको एज इट इज लर्न करना है। वो क्या है? इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेन एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, ठीक है। दिस इज because the genes that lead to red green color blindness
आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका जो जीन है, इस कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेल में और फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे मेंशन है मेल में एक्स क्रोमोसोम 1 होता है और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 होता है। ठीक है ना। ये एज पर एनसीईआरटी मैंने बता दिया, सारे पॉइंट्स ये एनसीईआरटी के हैं। अब एक पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में, उसको ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे देखो, ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है, द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप कलर ब्लाइंडनेस कैरियर फीमेल का क्रॉस नॉर्मल मेल से जब कराते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में जो भी आपका मेल का नंबर होगा, यहाँ पे मेल के नंबर 2 हैं। ठीक है, 2 मेल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और 2 में से जो है 1 जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। क्या होगा, कलर ब्लाइंड। ठीक है, दैट मीन्स कि 50% जो मेल होगा, मेल प्रोजनी, वो कलर ब्लाइंड होगा और वही यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है। ठीक है, एक बार क्रॉस पे आप फोकस करिए। ये XC का मतलब है कलर ब्लाइंड लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कलर ब्लाइंड लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम, और ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है। ये XY नॉर्मल मेल का है सेक्स क्रोमोसोम। क्रॉस जब कराया गया तो क्रॉस में इसका क्रॉस अगर इससे कराएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इसका क्रॉस अगर Y से कराएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। देन सेकंड वाले नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस कराएंगे नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम से तो ये रिजल्ट मिलेगा। और देन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस अगर Y से कराएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। सारे रिजल्ट्स जो यहाँ पे मेंशन है उसके नीचे मैंने डिस्कशन भी कर लिया है। आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कैरियर फीमेल, दैट मीन्स कि ये जो फीमेल है ये कलर ब्लाइंडनेस को कैरी कर रही है। ठीक है ना। और ये जो मेल है ये ऑलरेडी क्या है, कलर ब्लाइंड मेल है। ठीक है, मेल प्रोजनी। और ये नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेल जो है टोटल क्या है, 2 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फीमेल भी 2 हैं। बट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में मेंशन है मेल के बारे में, मतलब सन लिखा हुआ है, इसका मतलब मेल की बात कर रहा है। तो मेल तो यहाँ पे 2 है और 2 में से 1 जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो आप बोल सकते हैं कि 50% जो सन प्रोजनी है, ठीक है, या मेल जो प्रोजनी है, ठीक है ना, वो जो है कलर ब्लाइंड है। ठीक है, और 50% नॉर्मल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये जो मैंने लिया है, ये जो कॉम्बिनेशन लिया है सेक्स क्रोमोसोम का, इसमें ये जो फीमेल है ये कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल है, कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल है। और ये जो फीमेल है इसमें क्यों नहीं कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस हो रहा है, बिकॉज ये जो कलर ब्लाइंड का जो जीन है वो रेसेसिव है। और आपको पता है कि रेसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो फीमेल है कलर ब्लाइंड कैरियर, ठीक है, इसके अंदर डिजीज नहीं है बट ये कैरी करती है डिजीज को, ये डिजीज को कैरी करेगी, बट ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा इसके अंदर, बट इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। और कलर ब्लाइंडनेस कब होगा, अगर ये जानना है तो मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का, तब वो जो फीमेल होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। क्या होगी, कलर ब्लाइंड। ठीक है, आपको ये भी करना होगा कि आप एलील्स के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप लर्न कर लो। ठीक है, लर्न करना आपके लिए बेटर होगा। जैसे XY नॉर्मल मेल है, XX नॉर्मल फीमेल है, XCY कलर ब्लाइंड मेल है, XCX ये कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल है। और अगर कभी ऐसा मिल गया तो ये क्या होगा, आपका कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। ठीक है, बट ये रेयर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये रेयर कंडीशन है, ये यूजुअल कंडीशन है और ये रेयर कंडीशन है। ठीक है,
आपको मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, ठीक है ना। तो इसीलिए है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयरली बनता है, ठीक है ना। अगर बनेगा तो वो जो फीमेल होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कलर ब्लाइंड जो भी कैरेक्टर है वो एक जीन से एक्सप्रेस कर रहा है, और वो जीन जो है रेसेसिव जब हो जाता है, ठीक है, रेसेसिव हो जाता है तो पर्सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि रेसेसिव जो कैरेक्टर होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे XC और XC अगर किसी फीमेल में है तो वो फीमेल जो है होगी वो क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा अगर आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो X वाला, नॉर्मल X वाला जो जीन होगा वो XC वाले को सप्रेस कर देगा। क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा, यही चीज NCERT में मेंशन है। दैट मीन्स दैट इज अफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। तो जो मैचिंग नॉर्मल डोमिनेंट जीन है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे नॉर्मल X पे होगा, और वो जो है XC पे जो कलर ब्लाइंड का जो जीन है उसको सप्रेस कर देगा। ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि NCERT में लगभग जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी बोर्ड का और नीट का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं उसमें से 90% जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT बुक से आ रहे हैं आजकल। तो हमको हर एक लाइन फोकस करनी है, और यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस सेंटेंस लिखा हुआ था कि रेसेसिव जीन होता है जिससे कलर ब्लाइंडनेस शो होता है, और रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है, और होमोजाइगस का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट जब ऐसा होगा XC X वाला मिलेगा आपको, तो इस कंडीशन में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रहा है आपको, और इस कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, बिकॉज जो नॉर्मल X है, इस नॉर्मल X पे जो नॉर्मल जो जीन होगा वो कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन को सप्रेस कर देगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, और यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो रेसेसिव है, और उस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा, सो दैट जो फीमेल होगी वो कैरी तो करेगी, उसके जीन पर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ठीक है। वो जो फीमेल होगी उस फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर जो होगा वो कैरी होगा, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं होगा। वो कैरी होगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सप्रेस होने के लिए ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। आपके सामने एक और पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि आवर डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज करियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कह रहा है कि डॉटर तब तक, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता है जब तक कि ये वाला कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। करियर फीमेल और कलर ब्लाइंड फादर का कॉम्बिनेशन होगा तभी डॉटर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होगा, अदरवाइज डॉटर जो है वो करियर हो सकती है, वो नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, करियर फीमेल मैंने लिया और यहाँ पे कलर ब्लाइंड फादर लिया, क्रॉस कराया तो ये आपके सामने जो डॉटर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉटर है वो डॉटर कलर ब्लाइंड है, क्या है, कलर ब्लाइंड। और यहाँ पे जो मेल है, ठीक है ना, मेल प्रोजेनी, वो क्या है, वो भी कलर ब्लाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डॉटर कैरियर मिल रही है और यहाँ पे नॉर्मल मेल मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा और इसके साथ जब क्रॉस करा के आप पॉसिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे डॉटर आपको कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगी आपको। बट नॉर्मली जो है अगर फादर या करियर फीमेल में से कोई भी एक नॉर्मल अगर हो गया, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो तो क्रॉस करा के देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैं एक बार आपके सामने बता दूं। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है कि नॉर्मल आपने फीमेल ले लिया और ये आपने ले लिया कलर ब्लाइंड
मेल ले लिया। यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कलर ब्लाइंड मेल लिया, ठीक है। और ये आप नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। क्रॉस सब कराया, पहला कॉम्बिनेशन एक्स एक्स सी, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन एक्स वाई, तीसरा कॉम्बिनेशन एक्स एक्स सी, चौथा कॉम्बिनेशन एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो जो फीमेल है वो कैरियर है, आप लिख सकते हैं फीमेल क्या है, करियर है, करियर फीमेल। और ये भी करियर फीमेल, ये दोनों नॉर्मल है, ठीक है। सारे पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका एक्स सी एक्स, मतलब कि ये करियर फीमेल है, करियर फीमेल है ये, इसका क्रॉस कराया आपने नॉर्मल मेल से, ठीक है। तो क्रॉस का जो रिजल्ट बनेगा पहला होगा एक्स सी, ये क्रॉस है इसका मतलब, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्रॉस है, कुछ और मत समझिएगा इसको आप लोग। ये एक्स और ये एक्स सी क्रॉस किया तो जो रिजल्ट मिलेगा एक्स सी एक्स मिलेगा। देन दूसरा क्रॉस वाई के साथ एक्स सी वाई मिलेगा आपको। देन ये नॉर्मल एक्स का नॉर्मल एक्स के साथ ये रिजल्ट मिलेगा। देन नॉर्मल एक्स का नॉर्मल वाई के साथ ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो फीमेल है ये करियर है, ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, क्या है, दैट मीन्स कि इस मेल को क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। और ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल होगी, और ये आपका नॉर्मल मेल होगा, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, जितना ज़्यादा आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। एक बार आप क्या करो, यहाँ पे लिस्टिंग कर लो आप अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे आप मेंशन कर लो कि एक्स सी एक्स जो होगा वो कलर ब्लाइंड करियर फीमेल, ठीक है। देन एक्स एक्स आपको अच्छे से पता है ये नॉर्मल फीमेल, ठीक है, ये लर्न करना बेटर होगा आपके लिए। देन एक्स वाई नॉर्मल मेल, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन एक्स सी वाई, ठीक है, ये क्या होगा, अफेक्टेड, अफेक्टेड मीन्स कि कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी आपको याद अगर है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एट लास्ट मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो रिसेसिव है, वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से याद करिएगा कि बिकॉज इसका यूज जो है पेडिग्री एनालिसिस में होगा, पेडिग्री एनालिसिस में इसका यूज होगा। और इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक में मैच करेगा, कॉन्सेप्ट मैच करेगा। मतलब कि जो हम क्रॉस करा रहे हैं, ये सब कैरियर मेल फीमेल जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में यूज होगा और सेम चीज होगा। बट वहाँ पे जो है डिजीज डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ पे डिजीज डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज इसको कैरी करना है, क्योंकि ये 2-3 जगह यूज हो रहा है। एक आपका हीमोफीलिया में यूज होगा और दूसरा पेडिग्री एनालिसिस जो टॉपिक है उसमें यूज होगा। अभी आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कलर ब्लाइंडनेस से मैच करेगा। कलर ब्लाइंडनेस में जो भी आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, ठीक है, जेनेटिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट आपने कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ा है वो यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हीमोफीलिया का जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी कलर ब्लाइंडनेस से मैच करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, ठीक है। दैट मीन्स कि हीमोफीलिया भी क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, ठीक है। मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और कलर ब्लाइंडनेस में भी ऐसा ही था, सिमिलर था, ठीक है ना। और ये भी जो है रेसेसिव जीन से एक्सप्रेस होता है, रेसेसिव जीन से एक्सप्रेस होता है, जैसा कि कलर ब्लाइंडनेस में था, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स जो है पूरा का पूरा जेनेटिक्स जो है वो कॉमन कर देते हैं, ठीक है। किसके सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस,
कलर ब्लाइंडनेस का जो भी जेनेटिक्स है, उसका जो जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आइडेंटिकल है हीमोफीलिया के, ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या है, सिम्टम्स का डिफरेंस है। वहाँ पे कलर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था और यहाँ पे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। जब भी किसी पर्सन में इंजरी होती है तो इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। वो ब्लीडिंग का जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक पर्सन। तो हीमोफिलिक जो पर्सन है उसमें ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, और जो कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन है उसमें कलर का जो डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश करने का जो डिफरेंस है उसका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सिम्टम्स जो है डिफरेंट है, बट जो जेनेटिक्स इसकी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉमन है। अभी मैं सिम्टम्स भी डिस्कस करूंगा और कुछ जो है जेनेटिक्स के पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपके सामने यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर, ठीक है। ऐसा ही कहाँ पे था, ऐसा ही कलर ब्लाइंडनेस में भी था, ठीक है। फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू द सन, मतलब कि फीमेल से सन में ट्रांसफ़र होगा अगर फीमेल कैरियर है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। देन एक और पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर, मतलब फीमेल में हीमोफीलिया का कंडीशन जो होगा वो रेयर होगा। फीमेल में हीमोफीलिया का कंडीशन जो होगा वो रेयर होगा, ठीक है ना। मेल में कॉमन होगा। और जब इसका एलील आप बनाएंगे तो ये जो एलील का रिप्रेजेंटेशन है, एलील का जो रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने ये दिखा रहा हूँ मैं, एलील का रिप्रेजेंटेशन सेम होगा जैसा आपने कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ा था। कलर ब्लाइंडनेस में आपने देखा था कि एक्स को आप कैरियर बना रहे थे, यहाँ पे सिमिलरली एच मीन्स हीमोफिलिक, ठीक है। एक्स ये भी क्या है, कैरियर है। ये ओनली क्या करेगी, ये कैरेक्टर्स को सन में ट्रांसफ़र करेंगे और रेयरली फीमेल में भी, फीमेल प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बार फिर से बता दूं कि इस टाइप का जो भी होगा फीमेल, वो यूजुअली मेल में हीमोफीलिया डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, और फीमेल में रेयरली ट्रांसमिट कर सकता है, रेयरली, ठीक है। उसकी भी कंडीशंस है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। देन XHY अगर मिलेगा तो ऐसा मेल जो होगा वो हीमोफिलिक होगा, दैट मीन्स कि अफेक्टेड होगा, ठीक है। देन XH ये क्या होगा आपका, अफेक्टेड, दैट मीन्स कि हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल। XY नॉर्मल मेल, XX नॉर्मल फीमेल, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये चीज़ आप जब कलर ब्लाइंडनेस से मैच कराएंगे तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, ठीक है। जेनेटिक्स जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, ओनली जो होगा वो डिफरेंस किसका होगा, सिम्टम्स का होगा, डिजीज़ का होगा, ठीक है। डिजीज़ में क्या है, ध्यान से देखो आप, ड्यू टू दिस मतलब कि इस कंडीशन में इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। जैसे कहने का मतलब अगर हीमोफिलिक पर्सन में कहीं अगर कट हो जाए, ठीक है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ब्लीडिंग होगी और यहाँ पे कभी भी क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर हीमोफिलिक पर्सन है तो क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है और यही सबसे बड़ा इशू है। और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो आपको पता है ना कि बॉडी का होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और एट लास्ट जो है डेथ हो जाएगी, एट लास्ट डेथ हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह का एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आपके सामने एनसीईआरटी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। आप देखो यहाँ पे द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसीडेंट्स एज शी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़, ठीक है। मतलब ये विक्टोरिया फैमिली में जो है ये प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम का एडवांटेज उनके एनिमी ने उठाया था, उनके एनिमी ने इस प्रॉब्लम का, इस डिजीज़ का एडवांटेज उठाया था। हीमोफीलिया जो भी डिजीज़ है ये एक सिंगल जीन से रिलेटेड है, ये सिंगल जीन से रिलेटेड है। इसके पहले जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस का, वो भी सिंगल जीन से उसका रिलेशन था, सिंगल जीन से उसका रिलेशन था, ठीक है। हीमोफीलिया का भी सिंगल जीन से है और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कहाँ पे आ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया बट फिर भी एक बार बताऊंगा आपको।
सिकल सेल एनीमिया जो है, ये मैं बता दूं कि ये एग्जाम्पल है किसका, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने पॉइंट आर जीन म्यूटेशन बताया था, जिसमें आपको बताया था कि सिंगल बेस पेयर या सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है या एडिशन हो जाता है, तो उस म्यूटेशन को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर देता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है, उसको रिप्लेस कर देता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट, समझने के लिए थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो सिकल सेल एनीमिया का जो एलील है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या पहले आपको मैं बता देता हूँ कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है ये क्या है, इसको आप समझ लेते हैं, देन उसके बाद से इसके जेनेटिक्स को हम समझेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है आपके सामने जो दिख रहा है, दिस इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, मतलब कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है, मतलब कि इसका जो जीन होगा वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होगा, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होगा, और ये किसी में भी हो सकता है, किसी भी ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप पेरेंट को मानते हैं कि पेरेंट अगर मेल है और उसमें सिकल सेल एनीमिया है, तो वो मेल और फीमेल दोनों में ट्रांसफ़र कर सकता है, मेल और फीमेल प्रोजेनी दोनों में ट्रांसफ़र कर सकता है। सिमिलरली अगर पेरेंट फीमेल है तो वो फीमेल भी जो है मेल और फीमेल प्रोजेनी में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर अ जीन। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना होगा कि दोनों टाइप के पेरेंट्स, दोनों टाइप के प्रोजेनी में इस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैरेक्टर क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है प्रीवियस डिजीज से, यहाँ डिफरेंट है सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का। यहाँ पे जो हम सिकल सेल एनीमिया में पढ़ रहे हैं वो ऑटोसोम लिंक्ड है। ठीक है ना, और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में एक्स सेक्स क्रोमोसोम से उसका लिंक था जीन। ठीक है, यहाँ पे ऑटोसोम, ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी डिफरेंस पूछ भी देता है, और एमसीक्यू में तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो HB आपका है, HB मीन्स हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं HB से, और HB जो है एक क्वाटनरी प्रोटीन है। क्या है ये, क्वाटनरी प्रोटीन है, और इसके अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। इसको अच्छे से आप समझ लेना, पॉलीपेप्टाइड चेन होगा ये। ठीक है, एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बीटा चेन में डिफेक्ट आता है। ठीक है, डिफेक्ट इन बीटा चेन। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी यहाँ पे अल्फ़ा या बीटा हो, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। दैट मीन्स कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस या पॉलीपेप्टाइड चेन कोई भी बन रहा है, चाहे अल्फ़ा बने या बीटा बने, उसका कोई ना कोई mRNA होगा, उसका कोई ना कोई mRNA होगा। और आपको ये भी पता है कि कोई ना कोई mRNA का कोई ना कोई DNA होगा। ठीक है, और इस DNA में एक्चुअली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जा रहा है, दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जा रहा है, जिसके वजह से mRNA में डिफेक्ट आ रहा है, और फिर उससे बने हुए बीटा चेन में डिफेक्ट आ जा रहा है। और अगर ये डिफेक्ट है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, बिकॉज
ये बीटा चेन जो है वो HB के शेप को चेंज कर देता है, हीमोग्लोबिन के शेप को चेंज करेगा, और HB का जब शेप चेंज होगा तो फाइनली RBC का भी शेप चेंज होगा, ठीक है, बिकॉज RBC के अंदर HB है और HB का शेप चेंज हुआ ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा चेन, ठीक है। और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, RBC सेल्स पे पड़ा, और RBC सेल जो है वो कैसा हो गया, सिकल लाइक हो गया। सिकल लाइक मतलब कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है लॉस हो जाएगी, ठीक है। लॉस हो जाएगी तो पर्सन कैसा हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। पर्सन कैसा हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। और इस एनीमिक होने के 2 लेवल हैं, ठीक है, एक पार्शियल और एक कम्प्लीटली एनीमिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एनीमिक की 2 कंडीशन है यहाँ पे। एक जो है कंडीशन वो क्या है, एक है पार्शियल, ठीक है, एक पार्शियल है और दूसरा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हो गई। इसको हम एलिल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि पार्शियल की अगर बात आती है, ठीक है, पार्शियल की बात आएगी तो पार्शियल को हम एलिल वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbA HbS से रिप्रेजेंट करते हैं, और कम्प्लीटली एनीमिक जो होता है पर्सन वो HbS और HbS होता है, ठीक है, ठीक है। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल HB जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल HB को हम रिप्रेजेंट करते हैं HbA HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। HbA और HbA से हम नॉर्मल HB को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्शली एनीमिक है और ये जो एलील है ये कंप्लीट एनीमिक पर्सन का है, ठीक है। जिसमें से 2 सर्वाइव करते हैं। ये तो नॉर्मल तो सर्वाइव नॉर्मली करता ही करता है। जो पार्शली एनीमिक होता है ये जो है ये भी सर्वाइव करता है, बट इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली नॉर्मल से थोड़ा कम होता है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का एलील है, ठीक है, और उस एलील से जो भी कैरेक्टर आपका मिल रहा है उस कैरेक्टर की वजह से जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल रहती है, बट इस वाले केस में थोड़ा डिक्रीज़ कर जाता है और यहाँ पे कम्प्लीटली डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे कम्प्लीटली डिक्रीज़ हो जाता है, और कम्प्लीटली डिक्रीज़ होगा तो ऐसा पर्सन जो होगा वो सर्वाइव नहीं होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा पर्सन जो होगा HbS वाला पर्सन सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया को आपको पढ़ना है, ठीक है। एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो ये था कि जो पार्शली एनीमिक पर्सन होते हैं उनको मलेरिया डिजीज़ नहीं होती है, क्योंकि मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं इस टाइप के RBC में, मतलब कि जिस पर्सन में ये एलील है या जिस RBC के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है उस पर्सन में मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। ये एक क्या है, एडवांटेज है, ठीक है, जो नेचर ने इवोल्यूशन के टाइम पे दिया है, ठीक है ना। और ये म्यूटेशन का एडवांटेज है, यहाँ पे म्यूटेशन का एडवांटेज है, बट इस केस में म्यूटेशन का क्या है, बहुत डिलीटीरियस इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, डिलीटीरियस इफेक्ट है, क्योंकि ऐसा पर्सन सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा पर्सन की डेथ हो जाती है। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे सिकल सेल एनीमिया को पढ़ने वाले हैं, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, नॉर्मल जो HB है, ठीक है, नॉर्मल जो HB है उसका जो जीन है, जीन मतलब कि जो DNA है, उस DNA पे जो प्रेजेंट सीक्वेंस है उसको पहले मेंशन करना होगा। सीक्वेंस में हम मेनली वो सीक्वेंस लेंगे जिसका यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम अदर्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। आपके सामने यहाँ पे GAG और CTC है, ठीक है ना। इसमें ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। आपको पता है अच्छे से कि 3 to 5 जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो मेन चेंज आता है वो एक्चुअली कहाँ पे आता है चेंज, वो यहाँ पे आता है। मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ उसको। T वाले पोजीशन पे चेंज आता है। यहाँ पे T को रिप्लेस कर देता है A, ठीक है, T को रिप्लेस कर देता है A। तो रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस हो जाता है C A C,
ठीक है। CAC का जो mRNA होगा वो डिफरेंट होगा और इसका जो mRNA होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका जब mRNA बनेगा तो उसका सीक्वेंस होगा GAG होगा, ठीक है, और इसका जब बनेगा तो इसका सीक्वेंस होगा GUG होगा, ठीक है। GAG जो है ये कोड करता है किसको, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को और ये कोड करेगा वलीन को, ठीक है। जब नॉर्मल होता है, जब नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है, तो ये वाला mRNA होगा, दैट मीन्स कि ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और जब ये वाला mRNA होगा तो इस पे जो भी कोडॉन्स होगा वो जो कोडॉन होगा वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा और नॉर्मली ये प्रेजेंट होगा तो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की होगी, दैट मीन्स की आरबीसी की होगी। बाय द वे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, ध्यान देना, यहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ T रिप्लेस बाई A। जब रिप्लेस हो जाएगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CAC हो जाएगा और CAC के अकॉर्डिंग जो mRNA पे सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, वो होगा GUG और GUG किसको कोड करता है, वलीन को कोड करता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन, और म्यूटेशन में भी कौन सा हुआ, पॉइंट म्यूटेशन, ये याद करना होगा, और पॉइंट म्यूटेशन में भी सब्स्टिट्यूशन हुआ, कौन सा हुआ, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ, ठीक है। तो इस जो ये जो आपने देखा अमीनो एसिड, इसका नेचर जो होगा वो अलग होगा, इसका नेचर अलग होगा, और इसी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है और फाइनली आरबीसी का भी शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ये वाला है हीमोग्लोबिन तो HbS होगा, और आपको बताया कि HbS जो है वो सिकल सेल शेप बनाएगा आरबीसी का, और ये वाला जो है बनाएगा HbA, तो ये नॉर्मल शेप बनाएगा आरबीसी का, तो नॉर्मल रहेगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी तो है डिक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। एक और पॉइंट है कि जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो DNA पे सीक्वेंस है ये 6 नंबर पे, मतलब कोडांस के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए, आपको पता है ना कि mRNA पे कोडांस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 6 नंबर का जो कोडान होगा, ठीक है, उस कोडान का जो टेम्पलेट वाला जो सीक्वेंस होगा, इसका रिस्पेक्टिव सीक्वेंस, उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो कोडान रिप्लेस हो रहा है वो 6 नंबर का होगा, 6 पोजीशन उसकी होगी, 6 नंबर पे ही ये चेंज हो रहा है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और ये सारी बातें आप बता सकते हैं mRNA सीक्वेंस के बेसिस पे, mRNA सीक्वेंस के बेसिस पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया टॉपिक भी फिनिश हो गया, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जाइए, वहाँ पे म्यूटेशन टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। म्यूटेशन टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़िए, इसी के साथ पढ़िए, आप इसके साथ पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट पैकेज होगा, वहाँ पे आपको मॉलिकुलर बेसिस में भी आसानी होगी और इस चैप्टर में भी आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फेनाइल कीटोनेरिया, फेनाइल कीटोनेरिया, अब इसको डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फेनाइल कीटोनेरिया। ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। जब मैं प्लियोट्रॉपिक हेडिंग पढ़ा रहा था, प्लियोट्रॉपिक आपको याद होगा, जब मैं जीन इंट्रैक्शन बता रहा था तो वहाँ पे प्लियोट्रॉपिक मैंने एक इनहेरिटेंस आपको बताया था, वहाँ पे ये एग्जाम्पल के फॉर्म में फेनाइल कीटोनेरिया मिला था। और इसके अलावा जब आप बायोटेक पढ़ते हैं एप्लीकेशन पार्ट, तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो 2 जगह मिल चुका है, तो अभी आपको ये लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आज पढ़ने के बाद आप कंप्लीट पैकेज बना लेंगे सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। जब भी कोई टॉपिक कॉमन मिले तो उसका एक कंप्लीट पैकेज आपको बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है फेनाइल कीटोनेरिया का वो ये है कि ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मतलब ये बाय बर्थ होने वाला मेटाबॉलिक एरर है ये, ठीक है, बाय बर्थ होने वाला मेटाबॉलिक एरर है। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक स्टेप होता है, वहाँ पे एक एरर आ जाता है, ठीक है, उसके वजह से ये डिजीज़ होती है। और ये जो डिजीज़ है इसका जो जीन है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होता है और रेसेसिव होता है वो, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप देख रहे हो बार बार हम ऑटोसोमल रेसेसिव या सेक्स क्रोमोसोम ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार
पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स जो है ये है, और ऐसा ही सिकल सेल एनीमिया में था, ठीक है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वो जो थे वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम बेस्ड थे वो, ठीक है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम बेस्ड थे। बट यहाँ पे अभी जो कंटिन्यूस 2 एग्जाम्पल आपने पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया एंड फेनाइलकीटोनुरिया, ये दोनों ऑटोसोमल हैं। क्या है ऑटोसोमल? दैट मीन्स कि इन दोनों के जो जीन है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होंगे, और ये दोनों पेरेंट्स में हो सकते हैं, और दोनों पेरेंट्स से दोनों प्रोजनी में भी आ सकते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स में फीमेल है और मेल है, कोई भी है, तो वो उनके प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोजनी मतलब कि प्रोजनी मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, बोथ में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए ऑटोसोमल को लर्न करना ज़रूरी है। ऑटोसोमल अगर आप लर्न कर लेते हैं तो जो इनका इनहेरिटेंस पैटर्न है आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बता दूं, सपोज दैट कोई पेरेंट है, मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट्स है, तो दोनों से मेल और फीमेल प्रोजनी में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली जो मेटाबॉलिक एरर है वो किस स्टेप पे है, आप इसको देखो। ये जो आपके सामने स्टेप दिख रहा है, फेनाइल एलानिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में। फेनाइल एलानिन इज़ अ एरोमेटिक एमिनो एसिड, टायरोसिन इज़ ऑल्सो अ एरोमेटिक एमिनो एसिड, ठीक है। और जब ये कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है, वो है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है। आपको पता है कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है, विथ सम एक्सेप्शन, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स में बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन नेचर का है, और कोई भी प्रोटीन जो है वो mRNA से फॉर्म होता है, और mRNA किससे फॉर्म होता है? DNA से फॉर्म होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल DNA रहा तो नॉर्मल हमारा एंजाइम होगा, और देन ये जो स्टेप होगा इसका रेट कन्वर्जन जो है फास्ट हो जाएगा। बाय द वे, DNA में कोई डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डिफेक्ट आ जाएगा तो एंजाइम में भी डिफेक्ट आ जाएगा, और ये जो एंजाइम है ये टायरोसिन ना बना के क्या बनाएगा? फेनाइल पायरुविक एसिड बनाएगा, फेनाइल पायरुविक एसिड या अदर डेरिवेटिव्स बनाएगा, क्योंकि एंजाइम में चेंज आ गया ड्यू टू डिफेक्ट, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनने लगेगा, और डिफरेंट टाइप का प्रोसीजर या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक जो जीन है उस जीन का जो फीचर है वो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे फीचर्स हो गए, और इसीलिए हम इसको प्लियोट्रॉपी में मेंशन करते हैं। आप अगर प्लियोट्रॉपी का मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने वहाँ पे भी बताया है कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो मोर देन 2 यहाँ पे हो जाएंगे, मोर देन 2 हो जाएंगे, बट जीन तो एक सिंगल है, उस जीन में डिफेक्ट हुआ, चेंज हुआ, तो हमारा जो है फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन है या जो रिज़ल्ट है वो बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। टायरोसिन ना बना के फेनाइल पायरुविक एसिड बना लिया एंड अदर डेरिवेटिव्स बना लिए, और जब ये सारे प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे तो हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे, और चेंजेस का इफेक्ट जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे पड़ेगा, जैसे कि ब्रेन पे पड़ेगा, ठीक है। ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ब्रेन पे इफेक्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पड़ेगा कैसे? ये जो प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ बन रहा है इसका इफेक्ट ब्रेन पे पड़ेगा, और ब्रेन में मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगा। और किडनी लेवल पे अगर डिस्कस करेंगे तो किडनी का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पुअर हो जाएगा, किडनी का रीअब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है फेनाइलकीटोनुरिया के बारे में। देन नेक्स्ट जो है वो है थैलेसीमिया। अब हम थैलेसीमिया को डिस्कस करेंगे, और थैलेसीमिया आपके सिलेबस में अभी नया जुड़ा है, 1-2 साल से अभी जुड़ा है ये, ठीक है ना। तो इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है थैलेसीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया इज़ आल्सो ब्लड डिजीज़, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और ब्लड डिजीज़ पढ़ा था, उसमें से एक था हीमोफीलिया और दूसरा था सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ था, और सिकल सेल एनीमिया जो था वो ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ था, ठीक है। वेयर एज थैलेसीमिया क्या है? ये ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज़ है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया के सिमिलर हो गया और हीमोफीलिया से डिफरेंट हो गया ये, ठीक है ना।
तो आप एक चीज़ आप लोग करना कि जब भी आप डिजीज़ को पढ़ना तो एक चार्ट बनाना, आप एक चार्ट बनाकर और कंपैरिजन करना, ठीक है। कंपैरिजन जब कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अक्सर टीचर्स ऐसा पूछते हैं, ठीक है, ऐसा पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और स्पेशली सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये अक्सर कोई भी टीचर पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। फिलहाल हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट ये है कि बोथ पेरेंट ट्रांसमिट बोथ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी, ठीक है। अगर पेरेंट्स हमारा करियर है, सपोज दैट कोई फीमेल है और फीमेल कैरियर है, ठीक है, कैरियर है किसकी, थैलेसीमिया की, तो ये जो फीमेल है ये मेल प्रोजनी और फीमेल प्रोजनी दोनों में ट्रांसमिट कर सकते हैं कैरेक्टर को। सिमिलरली कोई मेल है, अगर मेल कैरियर है थैलेसीमिया का, तो वो भी क्या कर सकता है, मेल और फीमेल में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया आपका। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो थैलेसीमिया डिजीज़ है वो क्यों होता है, तो वो होता है डिफेक्ट के वजह से। डिफेक्ट यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर है, म्यूटेशन है, और म्यूटेशन में डिलीशन है, ठीक है। और डिलीशन एक्चुअली में कहाँ पे हो रहा है, हीमोग्लोबिन में हो रहा है। ये भी एक पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में हो रहा है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक है, और दोनों में यहाँ पे म्यूटेशन होने वाला है, ठीक है। आपका जो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन है ये एक्चुअली हैं क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। मैंने पहले भी बताया है कि अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और कोई ना कोई इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाला इसका डीएनए होगा, इसका जीन होगा। तो जीन में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, और डिफेक्ट हो जाएगा तो थैलेसीमिया डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। थैलेसीमिया के 2 टाइप हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। जब डिफेक्ट अल्फ़ा थैलेसीमिया वाले जीन में होगा, ठीक है, तो डिफेक्ट जो होगा वो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा, और बाय द वे अगर बीटा वाले डीएनए में अगर डिलीशन हो रहा है तो बीटा थैलेसीमिया डिजीज़ होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अल्फ़ा थैलेसीमिया भी होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है, दोनों एनसीईआरटी में डिस्कस है कि जब थैलेसीमिया होता है तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, एक्चुअली प्रॉब्लम आता है हीमोग्लोबिन पे, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी जो है वो कम हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाता है, और बाद में फिर उसके क्वालिटी में भी चेंज आता है। मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो 2 तरीके से आएगा, एक नंबर के बेसिस पे और दूसरा क्वालिटी के बेसिस पे। हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो भी थैलेसीमिया है, बट वो स्टार्टिंग स्टेज है थैलेसीमिया का। अगर हीमोग्लोबिन का क्वालिटी अगर चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो जो है लेटर स्टेज है थैलेसीमिया का। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है ना। देन मतलब ये कंपैरिजन करने के लिए अच्छा पॉइंट है। अगर आप सिकल सेल एनीमिया पॉइंट बनेगा, और स्पेशली जब आप सिकल सेल एनीमिया से कंपेयर करते हैं, सिकल सेल एनीमिया से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया का भी रिलेशन हीमोग्लोबिन से है और इसका भी रिलेशन हीमोग्लोबिन से है, ठीक है ना। वैसे मैंने पहले भी बताया कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, दीज आर द ब्लड डिजीज़, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करेंगे तभी मज़ा भी आएगा। आप जब सिंपल स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपका नॉलेज इंक्रीज़ नहीं होता है। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, चार्ट बना के स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपका नॉलेज अच्छा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, एज पर एनसीईआरटी ने बोला है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है कंट्रोल होता है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन से, HBA फर्स्ट और HBA2 से, ठीक है। HBA फर्स्ट और HBA सेकेंड से ये कंट्रोल होता है, और ये जो भी जीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 पे ये प्रेजेंट है। सिमिलरली जब बीटा थैलेसीमिया की बात होगी तो बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। ये दोनों जीन्स क्रोमोसोम नंबर 16 पे हैं, ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं 16 नंबर का वहाँ पे हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 जो ऑटोसोम का है उस पर HBB का एक सिंगल जीन है, और इसी जीन में क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसके वजह से अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया हो रहा है, ठीक है। फाइनली ये आपका डिजीज़ फिनिश हो गया। दैट मीन्स कि मेंडेलियन डिसऑर्डर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना है।
और अब वो टाइम आपका आ गया कि आपको एक भी मिनट लॉस नहीं करना है इधर उधर की एक्टिविटी में। अभी आपको फोकस स्टडी करना है। कोई आपका फ्रेंड कुछ भी बोले, अभी आपको ये ध्यान देना है कि आफ्टर 2.5 मंथ आपके प्रैक्टिकल के डेट आ जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल को फोकस करना है आपको, देन प्री बोर्ड को फोकस करना है, और इन सब के बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। और वैसे तो आपको पता है कि आपके जो नीट का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। और आईआईटी जेई मेंस का तो एग्ज़ाम जनवरी में होता ही है, ठीक है। तो सब जो भी मैथ या बायो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप सब जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी इधर उधर कौन फ्रेंड क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे वो इंजॉय कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। अभी सिलेबस फोकस करिए, एग्ज़ाम फोकस करिए और नोट्स बनाइए। बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाने हैं आपको तो नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं स्टार्ट करूँगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक लास्ट टॉपिक होगा पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है।